हेलो एवरीवन। देखिएगा, आज अपन केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आज अपन बात करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और मॉनिटरिंग ऑफ द रिएक्शन में रेट ऑफ द रिएक्शन को प्रेशर के टर्म्स में बात की थी। उससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चंस भी किए थे। और नेक्स्ट लास्ट अपन ने शायद तक यहाँ तक बात कर ली थी कि ऑर्डर फाइंड आउट करने के मेथड कौन से। उसमें पहला मेथड अपन ने देखा रेट लॉग गिवन हो। सेकेंड मेथड अपन ने ये देखा के की यूनिट से आइडेंटिफाई कर लो। थर्ड मेथड अपन ने ये देखा कि टेबल बनी हुई होनी चाहिए। एक क्वेश्चंस भी कराया था जेई 19 या 20 का, ठीक है। और फोर्थ नंबर मेथड अपन ने ये देखा था कि अगर आपको कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर दे रखा है तो उसके बेसिस पे आपको दो लॉजिकल बात मैंने की थी, ठीक है। चलो आज अपन फोर्थ मेथड से आगे बात करते हैं। फिफ्थ नंबर मेथड पे हाफ लाइफ टाइम मेथड। किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे? हाफ लाइफ टाइम मेथड। हाफ लाइफ टाइम मेथड, अर्धआयु विधि। दो इसका मैं फॉर्मूला भी डिराइव करके बता देता हूं। अर्धआयु विधि, अर्धआयु काल विधि, उससे कैसे बात करोगे? अपन को बेसिकली मालूम है कि टी हाफ जो होता है वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ए नॉट की पावर 1 माइनस एन। यही बात है, ठीक है। अगर अपन बोले कि दो हाफ लाइफ टाइम दे रखा है T1 बाई T2, तो वो किसके बराबर होगा? A1 अपॉन A2, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन। इसकी होल पावर 1 माइनस एन ले लो, इसका लॉग ले लीजिएगा। ये T1 और T2 हाफ लाइफ टाइम ही है। ये 1 माइनस एन आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग A1 बाई A2। सही बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो 1 माइनस एन इज इक्वल टू log of the T1 by T2 डिवाइड बाई log of the A1 by A2। फॉर्मूला पूछ ले तो n चाहिए, तो n इज इक्वल टू 1 माइनस log of the T1 by T2 अपॉन log of the A1 by A2। ये हो जाएगा बेसिकली फॉर्मूला तो ये हो जाएगा। लेकिन अपन जनरली इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। ये तो मैंने आपको क्या बोला, अगर फॉर्मूला ही पूछ ले एग्जाम में तो आपको मालूम तो रहे, हाँ याद तो नहीं है बट कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, अपन को मालूम रहना चाहिए, हाँ ऐसे आएगा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन अगर बताता तो वो तो मैं बता ही चुका हूं पहले कि अर्धआयु मतलब कंसंट्रेशन डबल की तो अर्धआयु जो है वो आधी हो गई वगैरह। इस टाइप के क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं। डेटा कॉम्प्लिकेटेड दे और उसके बाद अगर अपन से पूछा जाए कि बताओ उसका ऑर्डर क्या होगा, तो देखो क्या आएगा। मैं जैसे क्वेश्चंस की बात करता हूं, एक प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। जैसे मेरे को यहां पे दे रखा है क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है। और इधर मेरे को दे रखा है टी हाफ, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है और इधर टी हाफ दे रखा है। क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता दे दी 350, 540 और 158 और हाफ लाइफ टाइम इधर दे रखा है 425 सेकंड, 275 और 940, ठीक है। ये मिनट में दे दिया मान लो, और ये मोलारिटी दे रखी है। अब सुनना बात, अब तुम लोग कहोगे सर हाँ ऑर्डर कैलकुलेट, अपन से पूछा क्या है? ऑर्डर कैलकुलेट करने का बोला है, अपन से पूछा है ऑर्डर कैलकुलेट करो। अब तुम लोग बोलोगे कि सर एक काम करो ना, मैंने कहा बोलो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। मैंने कहा लगा दो। अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या 300 बटा 540 का लॉग ले सकते हो क्या? 425 बटा 275 का लॉग ले सकते हो क्या? नहीं ले पाओगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, लॉग 35 नहीं है, लॉग 54 नहीं है, करोगे कैसे? फंस जाओगे ना, फंस जाओगे। अगर रफली कैलकुलेट भी कर लिया, अगर चलो कैलकुलेट करके बता ही देते हैं, n बराबर 1 माइनस, कैसा रफली कैलकुलेट तो करो, 540 बटा 350 ये लो अपॉन log 275 अपॉन 425, यही बात हुई। इसको एक काम करो 360 मान लो। 360 मानोगे तो ये 3 बटा 2 बन जाएगा ऊपर तो, ठीक है। अपॉन में माने तो 25 से कैंसिल आउट होगा, 25 से 250 11 बन जाएगा, और इधर बन जाएगा 25 और फिर बच गया 17, ये 17 बन जाएगा।
अब वापस आके फंस गए 11 और 17 पे। चलो सर रफली आइडिया ले लो, मैंने कहा 1 माइनस log 3/2, log 3 होता है 0.47, तो ये 0.17 बच जाएगा। चलो सर यहाँ पे बात करो, log 11 माइनस log 17, तो माइनस माइनस सर एक तो प्लस हो जाएगा, ठीक है सर। log 17 की जगह आप एक काम करो 16 मान लो और उसको 10 मान लो, ठीक है। log 16 होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 है तो 1.2 माइनस log 10 होता है 1, चलो 1 प्लस ये 0.17 हो गया और इधर 0.2 बच गया, है ना, लगभग लगभग 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये तो तब कर पाया मैं, ये तो तब कर पाया जब मेरे को एक तो log की वैल्यू मालूम, उसके बाद मैंने रफली log लिया सारा का सारा, तभी तो कर पाया। अदरवाइज आप सोचो कि आपको करना होता है ये क्वेश्चन तो कर पाते क्या? नहीं कर पाते ना। अब सुनो बात थोड़े से, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। मैंने ये बात लॉजिकल बात बताई थी, जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, मतलब हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन के। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा और सेकंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? कंसंट्रेशन के। सही बात है। अब समझो, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होती तो हाफ लाइफ टाइम हमेशा कांस्टेंट होता, तो फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है भैया, ये सबसे पहले कैंसिल। अगर जीरो ऑर्डर होती, कंसंट्रेशन बढ़ी तो हाफ लाइफ टाइम बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ी, इसका मतलब जीरो ऑर्डर भी नहीं। सही बात। अच्छा, अगर सेकंड ऑर्डर माने तो मैंने कहा मानो तो सही, अगर सेकंड ऑर्डर मानते तो कंसंट्रेशन डबल तो नहीं हुई। चलो यहां का ऑब्जर्वेशन देखो, यहां से यहां आया तो कंसंट्रेशन लगभग आधी से थोड़ी कम हो गई। 350 का आधा होता है 175, 175 से भी 158 हुई, मतलब थोड़ी कम हो गई। तो मैं ऐसा बोल दूं कंसंट्रेशन आधी से कम हुई है तो हाफ लाइफ टाइम डबल से ज्यादा हो जानी चाहिए फिर तो। अगर सेकंड ऑर्डर है तो डबल से ज्यादा, क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन है। आधी से कम हुई है तो उधर डबल से ज्यादा, तो डबल से ज्यादा तो 425 का डबल कितना होता है? 850, 850 से ज्यादा ही, तो सेकंड ऑर्डर हो सकता है। ये देखो क्या कैलकुलेशन करनी पड़ी, कुछ भी नहीं। किसी ने कहा नहीं नहीं सर थर्ड ऑर्डर भी तो हो सकता है, हाँ हो तो सकता है थर्ड ऑर्डर। सुनो, थर्ड ऑर्डर होता तो फिर थर्ड ऑर्डर में तो हाफ लाइफ टाइम जो है वो 1/a0 की पावर 2 आता, ये होता। तो जब तुम लोग इसको आधी मान रहे हो, आधी मानोगे तो आधी का स्क्वायर 4 गुना हो जाना चाहिए। 4 गुना तो नहीं है ना, 4 गुना तो नहीं है, थर्ड ऑर्डर नहीं होगा। बस आपका आंसर फिट बैठ गया, कौन सा? सेकंड ऑर्डर। बोलो, चले आगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड की अगर अपन बात करें, सिक्स मेथड, तो वो है सिक्स मेथड की अगर अपन बात करें ग्राफिकल मेथड। ग्राफ सारे बना रखे, कोई ग्राफ उठा के पूछ लेगा आपसे और बोलेगा बताओ इसका ऑर्डर बताओ क्या होना चाहिए। कोई ग्राफ उठा के पूछ लिया जाएगा और बोलेगा बताओ ये ग्राफ कौन से ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बताना पड़ेगा। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, ढंग से समझना। इधर तो मैंने ले लिया log t 50% और इधर ले लिया log a0 और ग्राफ बना दिया ऐसा, और ये है थीटा 45। मैंने बोला एक तो ऑर्डर क्या है इसका और एक बोला रेट कांस्टेंट क्या होगा। दो क्वेश्चन पूछ लिए एक साथ, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, कैसे करोगे सुनो। एक बात ये तो कंफर्म है कि a0 की वैल्यू बढ़ी तो t हाफ भी बढ़ा, इसका मतलब जीरो ऑर्डर है। ये तो बिल्कुल आसानी से मालूम चल गया, ऑर्डर तो जीरो ऑर्डर है। और अगर अपन क्लियर करना चाहे तो कर लेते हैं। जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू a0 अपॉन 2k0। लॉग ले लो, log t 50% इज इक्वल टू log ऑफ द a0 अपॉन 2k0। इंटरसेप्ट नहीं बनेगा तो y इज इक्वल टू mx जैसा ग्राफ बनना चाहिए। पहली बात, y इज इक्वल टू mx जैसा बना है तो ऐसा है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए, बिल्कुल साफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ थिंग। अब एक बात सोचिएगा, ये बना log mx, मतलब ये कुछ बन ही नहीं रहा है, ये कुछ बन नहीं रहा है। इसका मतलब 1/2k0 को अपन ने जो है, भैया सुने, 1/2k0 को जो है वो 1 कंसीडर किया एक तरीके से। बोलो, 1/2k0 को जो है वो अपन ने 1 कंसीडर कर रखा है, यही तो बात है। तभी तो ये सीधा log a0 का ग्राफ बन गया।
बोलो, अगर ऐसा हुआ तो के नॉट की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो मोलरिटी सेकंड इनवर्स। ठीक है भैया, जीरो ऑर्डर तो मालूम चल गया। 1/2 के नॉट की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। कैसे? अरे टेन थीटा से नहीं बनेगा, अगर ये 1 होगा तभी तो ये log a नॉट बन जाएगा, तो y = mx बन जाएगा सीधा, है ना। तो 1/2 के नॉट जो होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए, तो के नॉट = क्या आएगा? 1/2। ठीक है बात, ये ग्राफिकल मेथड की बात हो गई। 6 मेथड हो गए। लास्ट मेथड बात करते हैं ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड की बात कर लेते हैं, लास्ट, है ना। चलो, ओस्टवाल्ड विल्गन मेथड बोलते हैं वैसे बेसिकली। ओस्टवाल्ड 7th नंबर मेथड, लास्ट मेथड है ओस्टवाल्ड विल्गन विधि। ठीक है, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड या ओस्टवाल्ड विल्गन विधि, इसकी बात करते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, वो बात करते हैं सारी। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड में ये कि किसी एक रिएक्टेंट को आप क्या करो, आइसोलेटेड करो, मतलब उसे आप हटाओ, उसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं करनी चाहिए। मैंने तो एक सिंपल सी बात बोली थी, अगर कोई भी रिएक्टेंट जब कोई क्रियाकारक आधिक्य में हो, जब कोई क्रियाकारक आधिक्य में हो तो अभिक्रिया की दर, जब कोई क्रियाकारक आधिक्य में हो तो अभिक्रिया की दर उस पर निर्भर नहीं करती है, तो वो आइसोलेटेड हो जाएगा। उस पर निर्भर नहीं करता है, वो आइसोलेटेड हो जाएगा, अभिक्रिया से बाहर निकल जाएगा। याद करो स्यूडो ऑर्डर फर्स्ट रिएक्शन में जिसको एक्सेस में लिया था, रेट उसके ऊपर डिपेंड करती थी क्या? नहीं करती है। जिसको भी अगर आप एक्सेस में लेते हो, रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो आइसोलेटेड हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है बात। तो सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, a + b कन्वर्ट हुआ c के अंदर, ऐसा बोल देगा a को आधिक्य में लिया गया, b की सांद्रता को दुगना करने पर, इस टाइप से। तो मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं, दो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है कि a + b कन्वर्ट हो गया p में। अपन को मालूम है ना, अगर ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो अपन को क्या चाहिए होता है? ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए अपन को क्या चाहिए होता है? कोई एक्सपेरिमेंट गिवन होना चाहिए। मैं एक्सपेरिमेंट दे रहा हूं, देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या दिया आपको, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट ये दिया, क्या दिया एक्सपेरिमेंट? मैंने आपको ये बोला यदि b आधिक्य में हो, यदि b आधिक्य में हो एंड, यदि b आधिक्य में हो एंड a की सांद्रता दुगनी करने पर, सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुना हो जाती है, अभिक्रिया की दर 2 गुना हो जाती है। एक तो ये, दूसरे प्रयोग में इन अनदर एक्सपेरिमेंट a आधिक्य में हो तथा b की सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया की दर 4 गुना हो जाती है। तो अपन से बोला है कि दर नियम क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, जो भी है ये पूछा गया। ठीक है, चलिए बात समझो। अपन से ये बोला गया बी आधिक्य में, बी आधिक्य में, इसका मतलब रेट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। पहली बात, ए की सांद्रता दुगनी की तो मैंने कहा 2 की पावर अल्फा, रेट 2 गुना हो गई तो अल्फा = 1। बोलो अल्फा = क्या हो गया?
1। आगे बात करो, यदि दूसरे प्रयोग में ए आधिक्यम है तो इसका मतलब रेट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी इस बार। बी की सांद्रता को दुगुना किया तो 2 की पावर बीटा लगा दो, और वो किसके बराबर होना चाहिए, 4 के, तो बीटा इज इक्वल टू 2, तो आर बराबर ए रेस टू द पावर 1 बी रेस टू द पावर 2। बोलो ये आ जाए, ए की पावर 1 बी की पावर 2। किसी को दिक्कत है तो बोलो। ये 7 मेथड हो गए बेसिकली, ये 7 मेथड हो गए आपके ऑर्डर फाइंड आउट करने के, ऑर्डर फाइंड आउट करने के 7 मेथड हो गए। किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा, सारे मैंने कहीं कनेक्टेड करके करवा रखे, ठीक है। चलो अब अपन आगे बात करते हैं, ये अपने ऑर्डर से रिलेटेड बात सारी कंप्लीट हुई। अब अपन नेक्स्ट आ रहा है कोलिजन थ्योरी के ऊपर। किसके ऊपर बात आ रहा है, कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत क्या होती है उसको समझते हैं अब अपन, ठीक है। चलो आइए, चलिए अब अपन बात करते हैं टक्कर सिद्धांत की। कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत, चलो यहां से अपन को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अपन को किसी भी अभिक्रिया से रिलेटेड वगैरह बात जो है वो अपन को काफी सीखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनेंगे, इसी से रिलेटेड आगे आरएनएस इक्वेशन डिराइव होने वाली, इसलिए पहले इसको बात करते हैं, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा अपना इस लेक्चर में, कोलिजन थ्योरी डिटेल में पढ़ने वाले। कोलिजन थ्योरी होने के बाद अपना एक लास्ट टॉपिक बचेगा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन और एक मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। बस उसको कंप्लीट करते ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत की अगर अपन बात करें तो कोलिजन थ्योरी ये बोलती है, टक्कर सिद्धांत ये बोलता है कि कोई भी अभिक्रिया तभी संपन्न होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब क्रियाकारक अणुओं के मध्य क्या हो, टक्कर हो। क्रियाकारक अणुओं के मध्य क्या हो, टक्कर हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये, अगर टक्कर ही नहीं होगी तो क्रियाकारक अणु जो है वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे, पहला पॉइंट। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार कोई रासायनिक अभिक्रिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया क्रियाकारक अणुओं के मध्य, क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर के फलस्वरूप या टक्कर के कारण पूर्ण होती है, टक्कर के कारण पूर्ण होती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो क्रियाकारक अणुओं के मध्य क्या होती है, टक्कर, और उस टक्कर के कारण क्या होती है, पूर्ण होती है, ठीक है बात। ये पहला पॉइंट है कोलिजन थ्योरी का। इसी के अंदर मैं लिखा रहा हूं, प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड, प्रति सेकंड होने वाली, प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को, प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को टक्कर आवर्ती कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टक्कर आवर्ती कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z कहते हैं, टक्कर आवर्ती Z कहते हैं। प्रति इकाई आयतन में, एक इकाई आयतन लो, 1 सेकंड तक का वेट करो, होने वाली टक्करों की संख्या को क्या कहते हैं, टक्कर आवर्ती कहते हैं। इस Z का जो मान होता है ना, सुने बात को, इस Z का जो मान होता है वो ये होता है 10 की पावर 25 से लेके 10 की पावर 28 तक होता है। इसका मतलब क्या है, सुनना बात को,
इसका मतलब ये हुआ कि प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन में इतने अणु टक्कर करते हैं। ये अणुओं की संख्या का अगर मैं रफली आइडिया लूं तो ये है 100 मोल और ये 10 की पावर 5 मोल। 10 की पावर 2 मोल आपस में रिएक्ट करते हैं। ये सारे अगर उत्पाद में बदल गए तो क्रियाकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ? 10 की पावर 2 मोल का, मतलब 100 मोल का मिनिमम। पर इकाई आयतन मोल पर लीटर हो गया, अपॉन पर सेकंड मतलब रेट आ गई। इसका मतलब रेट जो आएगी वो 100 मोल की रेट आएगी मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी रेट तक पहुंच जाएगा? 10 की पावर 5 मोल पर लीटर पर सेकंड। भैया बहुत ज्यादा रेट है, 100 से लेके 1 लाख तक की रेट। लेकिन रेटे अपन ने देखा ऑब्जर्वेशन आपसे आता है 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। इसका मतलब ये तो बात क्लियर है इस वाली वैल्यू से कि जो सारी टक्कर होती है उसमें क्रियाकारक उत्पाद में नहीं बदलता है, उसमें क्रियाकारक उत्पाद में नहीं बदलता। ये तो कंक्लूजन है। अगर ऐसा होता कि सभी टक्कर जो है उसमें क्रियाकारक उत्पाद में बदल जाता तो रेट 100 मोल से लेके 10 की पावर 5, 10⁵, इसका मतलब 1 लाख तक की रेट आती। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब टक्कर 2 प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पॉइंट पे बात करें। टक्कर सिद्धांत के अनुसार टक्कर 2 प्रकार की होती है। टक्कर 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव सक्रिय और पैसिव निष्क्रिय। एक्टिव कोलिजन उसको बोलेंगे जिसमें आरपी में बदलता है, ठीक है, और पैसिव उसको बोलेंगे जिसमें आरपी में नहीं बदलता है। ये नहीं बदलेगा, आरपी में नहीं बदलता है। तो फिर अपन ने बोला कि ऐसा बताओ अपन को तो कि मेरे को कैसे मालूम चलेगा कि कोलिजन इफेक्टिव है या नहीं है। कोलिजन इफेक्टिव है या नहीं मेरे को कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी टक्कर में क्रियाकारक उत्पाद में बदलेगा और कौन सी टक्कर में नहीं बदलेगा। सही बात। चलो सुनना बात को ढंग से। 3rd नंबर पॉइंट पे आ रहे हैं। वही टक्कर प्रभावी होती है, वही टक्कर प्रभावी होती है वही टक्कर प्रभावी होती है जिसमें क्रियाकारक अणुओं के मध्य या क्रियाकारक अणुओं के पास पर्याप्त ऊर्जा हो एवं सही अभिविन्यास, या सही की जगह आप ऐसे लिख सकते हो उचित अभिविन्यास हो, उचित अभिविन्यास हो, वही टक्कर प्रभावी होती है। वही कोलिजन इफेक्टिव होगी जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल the reaction for effective collision reactant molecule should possess minimum energy या sufficient energy and proper orientation। ठीक है, वही टक्कर प्रभावी होती है जिसमें क्रियाकारक अणुओं के पास जो है वो पर्याप्त ऊर्जा भी हो और उचित अभिविन्यास भी होना चाहिए। तो अपन पहले समझते हैं ये 2 फैक्टर जो आए ना कौन कौन से। एक फैक्टर तो आया ऊर्जा वाला एनर्जी फैक्टर, और एक आया ओरिएंटेशन फैक्टर। इनको समझते हैं। तो अपन बात करते हैं इसके अंदर एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर क्या होता है समझना बात को। एनर्जी फैक्टर होता क्या है? मैं एक रिएक्शन का प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। कौन सा? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देखो ऐसा बनता है, ये एनर्जी है इधर, ठीक है, और इधर रिएक्शन का पाथ ले लीजिएगा, इधर रिएक्शन का पाथ ले ले। ठीक है, बात सुने बात को ढंग से। मान लो यहां से रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ये लो ऐसे कन्वर्ट हो गया, ये आर था ये पी था। इसका मतलब कतई ये नहीं है ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है ई आर है। ठीक है, इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि सबकी एनर्जी इतनी होगी। अगर ये वैल्यू मान लो 50 है तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि सबकी एनर्जी 50 है, ये एवरेज एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो 125 भी है और एक मॉलिक्यूल की 25 भी है, तो एवरेज 75 आ रहा होगा।
है ना। हो सकता है एक मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है 125 है, एक की 15 है और दूसरे की जो है वो 10 ही है, तो एवरेज 50 आया, तो वो अपन जो 50 बोल रहे वो ऐसा आएगा। आ रही बात समझ में? ये बात हुई। तो अपन ये कह रहे ओवरऑल कि एक तो उसके पास जो है वो सफिशियंट, अब क्रियाकारक की खुद की एनर्जी होती है, उसको ईआर बोलते हैं। अब उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है ना, तो उसको यहां तक तो पहुंचाना पड़ेगा, यहां तक पहुंचना पड़ेगा, यहां तक पहुंचना पड़ेगा। यहां तक पहुंचने के बाद ही वो डिसाइड करेगा पी में कन्वर्ट होना है या नहीं होना है। तो इस एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ईटी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा बोलते हैं। मैं भी बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके में बता दूंगा ये होती क्या है। जैसे सुनना बात को, आपके घर में अगर 4 मेंबर है, आपके घर में कितने मेंबर है? 4 मेंबर है, ठीक है। सबके पास अलग अलग पैसे, एक के पास जो है वो 500 रुपए है, ठीक है, एक के पास 200 रुपए, टोटल हो गए 700, और एक के पास 150 रुपए, या एक के पास 400 रुपए, एक के पास 200 रुपए 600, और एक के पास 150, एक के पास 50 है। ओवरऑल यही हुए 4 मेंबर। मैंने बोल दिया कि एक के पास 400 रुपए, एक के पास 200 रुपए, एक के पास 150 रुपए, एक के पास 50 है। ओवरऑल रुपए कितने हो गए? 800। ओवरऑल रुपए हुए 800, तो एवरेज कितना आया? 200। ये एवरेज है फर्स्ट ऑफ थिंग। तो मैंने अगर बोला कि आपके परिवार के सदस्यों के पास 200 रुपए, तो ये क्या प्रत्येक सदस्य के पास? ये तो गलत स्टेटमेंट है ना, ये तो एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरेज 200 आएगा सबके पास। सुनिए, एक के पास 400, एक के पास 200, एक के पास 150, एक के पास 50 है। सही बात। अब मैंने कहा इनके दिमाग में इनके मन में एक ख्याल आया कि पढ़ पढ़ के बोर हो गए, मूवी देखने जाना चाहिए, ठीक है। तो वो मूवी तो तभी देख पाएंगे ना जब 2 कंडीशन होगी। एक तो पास उनके पास इतना पैसा हो, एक तो उनके पास इतना पैसा हो कि वो मूवी का टिकट खरीद सके, पहला। और दूसरा, मूवी में टिकट खाली भी होना चाहिए। टिकट खरीद तो सकता हूं मेरे पास, अगर एक मान लो एक मूवी का टिकट का 250 रुपए, कितना रुपए? 250। तो 250 रुपए का मूवी का टिकट आता है, तो मैं 250 रुपए देके खरीद तो सकता हूं, लेकिन उस दिन हाउसफुल है तो वो मेरे को अलाउ नहीं करेगा ना। तो दोनों चीज हुई, एक तो मेरी साइड से क्या होना चाहिए, मेरे पास प्रॉपर जो है, मेरे पास सफिशियंट एनर्जी होनी चाहिए, मतलब रुपए होने चाहिए, और दूसरा सामने वाले के पास अरेंजमेंट होना चाहिए। तो 2 चीजें हुई, अभिविन्यास और ऊर्जा, ठीक है। ये जो आप कह रहे हो ना कि 250 रुपए का टिकट होता है, तो वो 250 रुपए जो होता है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, दिल्ली ऊर्जा को रिप्रेजेंट करेगा, इतनी एनर्जी। अब मेरे पास अगर जैसे इसके पास 400 रुपए, तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी तो है, मूवी देख सकता है, ये टिकट तो खरीद सकता है ना। अब इसका मन करेगा खरीदू या नहीं खरीदू, वो तो डिफरेंट बात है ना। खरीदू या नहीं खरीदू ये तो डिफरेंट बात हो। अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, कितने की चाहिए थी? 250 की। ये पार्टिसिपेट करेगा। अब ये टक्कर करेगा, उसके बाद वो टक्कर प्रभावी हो गई तो उत्पाद में बदल जाएगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। अब इनके मन में तो बड़े ख्याल आए थे कि मूवी देखने चले, मूवी देखने चले, इन्होंने टक्कर भी की आपस में, लेकिन क्या उत्पाद में बदलेगा? क्या नहीं। वहां जाके खड़े होने से कुछ भी नहीं होगा, मूवी तो तभी दिखाई देगी जब 250 रुपए होंगे। यही बात हुई। तो सुने बात को, थ्रेशोल्ड एनर्जी इसको बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे ये 200 है इसके पास, है ना, तो 200 वाले को एक्टिव करना है, मतलब मूवी दिखवानी है आपको। अगर 200 वाले को क्या करना है? एक्टिव करना है, तो इसको 50 रुपए और दे दो कहीं से, तो उसको बोलेंगे ये 200 है इसके पास, इसको अगर अपन 50 और दे दे, यहां से लेके यहां तक इसको 50 रुपए और दे दिया जाए तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे ई को एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सक्रिय ऊर्जा। क्या बोलेंगे? सक्रिय ऊर्जा। बोलिए, ठीक है। तो पहले अपन इन दोनों की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, फिर रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है, दहली ऊर्जा, वो ये होती है किसी भी क्रियाकारक की वो न्यूनतम ऊर्जा कि वो रिएक्शन में, कि वह अभिक्रिया में भाग ले सके,
दहली ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। सेकंड नंबर अगर अपन बात करें सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, वह अतिरिक्त ऊर्जा, वो अतिरिक्त ऊर्जा या वो अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा जो क्रियाकारक को देने पर, जो क्रियाकारक को देने पर वो अभिक्रिया में भाग ले सके, अभिक्रिया में भाग ले सके, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाएगी? सक्रियण ऊर्जा। इसी को अपन बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। दोनों में क्या रिलेशन आया? दोनों में रिलेशन आया सिंपल सा कि ईटी बराबर जो होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगा। बस। तो पहला फैक्टर कि अगर आपको मूवी देखनी है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो आपके पास एक प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। उस प्रॉपर एनर्जी को बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी होती है, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्शन को या रिएक्टेंट को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, उसी को अपन क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। चले आगे। ये तो फर्स्ट फैक्टर हो गया, ऊर्जा वाला फैक्टर समझ में आ गया कि ये 400, 200, 150 और ये 50 है, तो ये 200 रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये तो क्या होती है अपनी सेकेंड ऊर्जा। तो आपने ओवरऑल देखा इन चार में से कितने मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया? एक। टक्कर तो चारों के बीच में हो रही है, लेकिन यही वाला प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो देखो टक्कर इतनी होने से कुछ नहीं होता है, उसमें से टक्कर तो चार में से एक ही इफेक्टिव हुई, इसलिए रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है? होने वाली टक्करों की संख्या के बराबर नहीं आएगी। दूसरा जो है फैक्टर वो है ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर, अभिविन्यास कारक, अभिविन्यास कारक। इसके अंदर मैं ऐसा बोल दूं कि प्रभावी टक्कर के लिए, प्रभावी टक्कर के लिए, प्रभावी टक्कर के लिए क्रियाकारक अणुओं का, क्रियाकारक अणुओं का उचित विन्यास होना चाहिए, उचित विन्यास होना चाहिए। क्रियाकारक अणुओं का क्या होना चाहिए? उचित विन्यास। प्रभावी टक्कर के लिए क्रियाकारक अणुओं का कैसा विन्यास होना चाहिए? उचित विन्यास होना चाहिए। तो उसे अपन बोलेंगे ओरिएंटेशन फैक्टर बोलेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? ये ओरिएंटेशन फैक्टर हो जाएगा ये। अब कैसे मालूम चलेगा उचित विन्यास है या नहीं? जैसे ये ए, ये बी के साथ इस टाइप से कोलिजन करें, तो ये ए बी, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है? बिल्कुल है। ए ऐसे है, ये जा रहा है ऐसे, बी है, ये आ रहा है ऐसे, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं। ठीक है। अब सुने, अगर जैसे ये A2 है, ये B2 के साथ रिएक्शन करता है इस टाइप से, तो कहां है प्रॉपर ओरिएंटेशन? इसमें देखो एक की बी के साथ ही रिएक्शन होगी, ये वाला ए इस वाले बी के साथ रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। अगर इसको ऐसा रखूं, इस ए को ऐसे, इस ए को ए, फिर इस बी को ऐसे और फिर इस बी को ऐसे, अब बोलूं तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन। समझ में आ रहा है बात? ये प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। बात क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। ये अपने दो फैक्टर की बात हो गई। अपने ओवरऑल ये बोला कोलिजन थ्योरी में कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग कि क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर होगी, क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर होगी तो ही अभिक्रिया पूर्ण होगी। अपने कहा प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या को टक्कर आवृत्ति कहते हैं। टक्कर दो प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव। ये लो एक्टिव और पैसिव। एक्टिव टक्कर जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और पैसिव टक्कर जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो। वही टक्कर प्रभावी होती है जिसमें क्रियाकारक अणु के मध्य क्या हो? पर्याप्त ऊर्जा हो और उसके बाद उचित अभिविन्यास भी हो। ठीक है। एनर्जी फैक्टर पढ़ लिया, ओरिएंटेशन फैक्टर पढ़ लिया। आगे बात करते हैं।
आगे बात करें। बिल्कुल जी। तो मैं इनसे ओवरऑल कंक्लूजन ये कह सकता हूं कि किसी अभिक्रिया की दर जो होती है वो किन किन के ऊपर डिपेंड करेगी, वो अपन बात कर सकते हैं। अब इन सारी बात से अपन ये बोल सकते हैं कि अभिक्रिया की दर जो है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, देखो किस किस के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। चलो, इसी के अंदर है रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, अभिक्रिया की दर निर्भर करेगी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? फर्स्ट, टक्कर आवृत्ति पर। टक्करों की संख्या कितनी हो रही है? अगर टक्कर ही नहीं हो रही तो इफेक्टिव कोलिजन तो होगी कैसे? टक्कर होनी भी तो जरूरी है ना, टक्कर होगी तो उसी में से तो इफेक्टिव कोलिजन निकल के बाहर आएगी। तो पहले तो टक्कर आवृत्ति पे। दूसरा, सक्रिय अणुओं की संख्या पर। सक्रिय अणु किसे बोलते हैं? जिनकी ऊर्जा क्या हो? एक सफिशिएंट एनर्जी से ज्यादा हो। सक्रिय अणुओं की संख्या, इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला e रेज़ टू द पावर माइनस EA/RT होता है। और थर्ड नंबर अपन ये बोल सकते हैं अभिविन्यास कारक पर, ओरिएंटेशन फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर, उसे अपन क्या बोलते हैं? P बोलते हैं। तो ओवरऑल रेट जो होगी वो आएगा Z इंटू एफ इंटू पी। अगर यहां पे वैल्यू पुट कर दी जाए, अगर यहां पे वैल्यू पुट कर दी जाए, अगर यहां पे वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये आ जाएगा Z इंटू पी इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस EA/RT। इसको अगर अपन लिखे Z इंटू पी को तो अपन A लिख सकते हैं। यहीं से आर्हेनियस इक्वेशन को डिराइवेशन होगा, R इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू द पावर माइनस EA/RT। ये अभिक्रिया की दर से रिलेटेड बात हो जाएगी, ये आपकी अभिक्रिया की दर आ जाएगी। बोलो, यही आर्हेनियस इक्वेशन। आपको मालूम है अभिक्रिया की दर जो होती है R, अभिक्रिया की दर जो होती है R, उसको अपन K से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही K इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू द पावर माइनस EA/RT होगा, जैसे ही K बराबर ए ई रेज़ टू द पावर माइनस EA/RT होगा, तो उस कंडीशन में ये आर्हेनियस इक्वेशन ही तो बनने वाली है। बोलो, ये आर्हेनियस इक्वेशन ही तो बनने वाली है। ठीक है, तो इसी को अपन बोल रहे हैं आर्हेनियस इक्वेशन। तो मैं अब आगे नेक्स्ट यही पॉइंट लिखने वाला हूं, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, और उससे रिलेटेड अपन बात कर लेते हैं। थोड़ी सी आर्हेनियस इक्वेशन की बात कर लेते हैं अब, आर्हेनियस समीकरण की भी। चलो यहीं से नए पेज से स्टार्ट करते हैं आर्हेनियस समीकरण की। ठीक है, चलो आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। चलो, क्या होती है अभी अपन ने लिखा है, उसी से अपन ने बोला K बराबर ए ई रेज़ टू द पावर माइनस EA/RT होगी फर्स्ट ऑफ दी। ये आर्हेनियस इक्वेशन, R की जगह मैंने K लिख दिया है ना। K क्या है? दर नियतांक है, रेट कांस्टेंट है। A को क्या बोलते हैं? पूर्व चर घातांकी नियतांक, चर घातांकी एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, इससे पहले आया इसलिए इसको बोला पूर्व चर घातांकी नियतांक। EA सक्रियण ऊर्जा, ठीक है।
R गैस नियतांक, गैस नियतांक, और T जो है वो क्या है, तापमान है, टेम्परेचर है, बोलिए। ठीक है, अगर ये आएगा तो एक काम करें, इसका अब ले ले आप लॉग। ये फर्स्ट नंबर पॉइंट हो गया। सेकंड नंबर पॉइंट मैं ले रहा हूं इसका लॉग। लॉग ऑफ दी के बराबर लॉग ऑफ दी ए एक्सपोनेंशियल, मतलब एल रख लो, एल ऑफ दी के, एल ऑफ दी ए माइनस ए अपॉन आर टी। इसको 10 बेस में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 का मल्टीप्लाई आएगा, तो वो तो यहां पे भी आएगा। तो मैंने इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दी। अगर आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये वाली इक्वेशन यूज करें। पूर्व चर घातांकी समीकरण अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इस वाली इक्वेशन का यूज करें। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं। मैंने बोला कि T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है, T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2 है। तो देखिए log 10 बेस पे K2 इज इक्वल टू log A माइनस ए अपॉन 2.303 R1 अपॉन T2। log of the K1 is equal to log of the A minus ए अपॉन 2.303 R1 अपॉन T1। ये हो जाएगा। इस इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दो, ऊपर वाले में से ये नीचे वाली, तो log m माइनस n log K2 बाई K1, ये आपस में कैंसिल आउट। तो यहां से कॉमन आ जाएगा ए अपॉन 2.303 R1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप इस मेथड का यूज करें, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप इस मेथड का यूज करें। ठीक है, एक नेक्स्ट बात डी पार्ट कर लेते हैं। अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ लिया गया है किस किस के बीच में, log k वर्सेस 1/t का, तो देखो ये पड़ा है इक्वेशन। इस इक्वेशन में log k इज y, 1/t इज x, तो y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। तो ग्राफ बनेगा ऐसा, ये जो आएगा इंटरसेप्ट वो आएगा log a, ये अगर मान लिया जाए थीटा तो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का ए अपॉन 2.303 r, ये आएगा। ये आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड बात थी, ये आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड बात थी। ओके, तो ये आपको आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ चीजें ध्यान रखनी। ठीक है, तो अपना रेट मतलब कोलिजन थ्योरी हो गई, आरएनएस इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो अपन आरएनएस थ्योरी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उनकी बात करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस की। उसके बाद अपन बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वो टेम्परेचर का होगा, सबसे ज्यादा उसी को अपन को डिटेल में पढ़ना है, बाकी तो 2-2 मिनट के फैक्टर है। ठीक है, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।